तो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टारगेट बोर्ड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मोस्ट वेलकम है। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग सोशल साइंस के कुल 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का रिवाइज करेंगे। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि सोशल साइंस सब्जेक्ट में कुल 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो इस क्लास में हम लोग 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का रिवाइज करेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। एक एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण होगा, इसलिए आप लोग एक एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से कंसंट्रेट होकर के ध्यान से आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। बहुत ही सिंपल भाषा में बहुत ही बारीकी से समझा करके हम आपको एक एक क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग पहले नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। लेकिन जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे जितने सारे भी वीडियो इस चैनल पर अपलोड हो, जितने सारे भी क्लास चले, सभी का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहे। तो चलिए हम लोग पहले नंबर क्वेश्चन से शुरू करेंगे। आप लोग नीचे लाइव चैट में आंसर बताते चलिएगा यदि क्वेश्चन का आंसर जानते होंगे तो पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा का स्रोत रहा। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पहले नंबर चैप्टर से क्वेश्चन है। हम आपको बता चुके हैं कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा का स्रोत रहा। तो हम आपको बताए थे कि यूनान का। हम आपको बताए थे कि बाहर से लोग, विदेशों से लोग आते थे, यूनान से शिक्षा ग्रहण करते थे और जा करके अपने देश का विकास करते थे। और खुद यूनान विकास नहीं कर पा रहा था, क्योंकि यूनान जो था वह तुर्की का गुलाम बना हुआ था। इसलिए पहला का कौन सा ऑप्शन सही होगा? यूरोप वासियों के लिए यूनान का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा का स्रोत रहा। चलिए जल्दी जल्दी से हम लोग देखेंगे। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? दूसरा नंबर क्वेश्चन जल्दी से बताइए, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। दूसरा का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? जितने सारे भी क्वेश्चन है हम आपको पहले रिवाइज करवा चुके हैं, बस आप लोग जल्दी जल्दी से क्वेश्चन का आंसर बताते चलिए। कोशिश करना है कि एक भी क्वेश्चन का आंसर गलत ना हो। चलिए, तो रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट। तीसरा का डी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हिंद चीन क्षेत्र में कौन कौन से देश आते हैं? चौथा नंबर क्वेश्चन, हिंद चीन के क्षेत्र में कौन कौन से देश आते हैं? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा, चौथा का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि हिंद चीन के क्षेत्र में कंबोडिया, वियतनाम और लाओस आते हैं। हिंद चीन के क्षेत्र में कंबोडिया, वियतनाम और लाओस आते हैं। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? बताइए, पांचवा नंबर क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि, पहले सिर्फ उनका नाम था वल्लभ भाई पटेल, लेकिन उनको सरदार शुरू में लगा दिया गया। कौन से किसान आंदोलन के दौरान? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, बारदौली किसान आंदोलन के दौरान। पांचवा का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदौली किसान आंदोलन के दौरान दी गई। छठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है, यानी कि सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ पाया जाता है? गांव में कि कस्बा में कि नगर में कि महानगर में? तो जाहिर सी बात है कि सबसे अधिक जनसंख्या महानगर में मिलेगा। छठा का डी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए सातवां नंबर क्वेश्चन, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? सातवां का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, 1881 ईस्वी में भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट पारित हुआ था। सातवां का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब आठवां नंबर क्वेश्चन बता चुके हैं हम आपको, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कह रहा है कि गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? तो हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि गिरमिटिया मजदूर बिहार के पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे। आठवां का डी नंबर ऑप्शन सही होगा। गिरमिटिया मजदूर बिहार के पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे। चलिए नौवां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? नौवां नंबर क्वेश्चन है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए इस पत्र ने रातों रात अपनी भाषा बदल ली। बताइए उस पत्र का क्या नाम था जिसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए रातों रात अपनी भाषा बदल ली? नौवां का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, अमृत बाजार पत्रिका। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अमृत बाजार पत्रिका ने रातों रात अपनी भाषा बदल ली। नौवां का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? 10वां का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, लाहौर अधिवेशन में। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित हुआ। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन का जवाब आप लोग जल्दी जल्दी से बताते चलिएगा, आपकी प्रैक्टिस बहुत ही बेहतर हो जाएगी। चलिए, भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था?
भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? 11 नंबर क्वेश्चन, कौन सा जवाब सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था तारापुर में। ठीक है, 11 का डी नंबर ऑप्शन सही होगा, तारापुर। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो हम आपको पहले भी बता चुके हैं, भूगोल वाले चैप्टर में भी बता चुके हैं कि प्राकृतिक गैस जो पाया जाता है वह पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है। पेट्रोलियम से प्राकृतिक गैस को बाहर निकाल करके उसको कारखाना में अलग किया जाता है। 12 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। जितने सारे भी प्रोडक्ट होते हैं, डीजल होता है, किरोसिन होता है, मोबिल होता है, ग्रीज होता है, ये सभी जितने सारे विभाग होते हैं, जितने सारे भी खनिज के प्रकार होते हैं, यह सभी पेट्रोलियम का ही अंश होता है। इसलिए ध्यान रखिएगा, 12 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 12 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा कि प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो पेट्रोलियम के साथ। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ऊर्जा का गैर पारस्परिक स्रोत क्या है? बताइए 13 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, सौर ऊर्जा। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत हो जाएगा, यहाँ पर गलत लिखा हुआ है शायद, ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत सौर ऊर्जा हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन, भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? पहले भी हम आपको बता चुके हैं भूगोल में, तो जल्दी से बताइए, भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? 14 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था। भोपाल गैस त्रासदी में मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? 15 नंबर क्वेश्चन। तो ध्यान रखिएगा, फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र पश्चिम बंगाल में है। 15 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलिए 16 नंबर क्वेश्चन से हम लोग देखेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? काफी आसान क्वेश्चन है। संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? 16 नंबर क्वेश्चन। तो काफी आसान है, संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में है, जिसको पटना का चिड़ियाघर बोला जाता है। संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ में है? तो पटना में है, आप लोग ध्यान रखिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मंदाल हिल किस जिला में स्थित है? बताइए, काफी महत्वपूर्ण है, मंदाल हिल किस जिला में स्थित है? 17 नंबर क्वेश्चन। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? मंदाल हिल बांका में है, ध्यान रखिएगा, मंदाल हिल बांका जिला में है। चलिए अब 18 नंबर क्वेश्चन। तो 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उच्चावच प्रदर्शन के लिए हेस्यूर विधि का विकास किसने किया था? बताइए, उच्चावच प्रदर्शन के लिए हेस्यूर विधि का विकास किसने किया था? 18 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, पहले भी हम आपको बता चुके हैं कि उच्चावच प्रदर्शन के लिए हेस्यूर विधि का विकास लेहमान ने किया था। 18 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 19वां नंबर क्वेश्चन, सासाराम नगर का विकास हुआ था। बताइए, सासाराम नगर का विकास हुआ था मध्य युग में कि प्राचीन युग में कि आधुनिक युग में कि वर्तमान युग में? 19 नंबर क्वेश्चन, कौन सा जवाब सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, सासाराम का विकास हुआ था मध्य युग में। ठीक है, 19 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा, सासाराम का विकास मध्य युग में हुआ था। 20वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर कि सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? बहुत बार हम आपको बता चुके हैं, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो जाहिर सी बात है, चूना पत्थर है। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल चूना पत्थर है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब हुई? भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब हुई? बताइए जल्दी से, कौन सा ईस्वी सही होगा? 21 नंबर क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब हुई? तो 1959 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा, 21 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। 1959 ईस्वी में भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना हुई थी। 22 नंबर क्वेश्चन, बिहार में पंचायती राज का स्वरूप है। बताइए, बिहार में पंचायती राज का स्वरूप कौन सा है? 22 नंबर क्वेश्चन। तो कौन सा होगा? देखिए, पंचायती राज में ग्राम पंचायत भी आता है, पंचायत समिति भी आता है, जिला परिषद भी आता है, यानी कि डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इनमें से सभी, यह सभी चीज हैं जो ग्राम पंचायत हो गया, जिला परिषद हो गया, पंचायत समिति हो गया, यह सभी पंचायती राज का ही स्वरूप है। ध्यान रखिएगा, 22 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब अगला नंबर क्वेश्चन है 23 नंबर, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, पहले भी पूछा जा चुका है। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो ध्यान रखिएगा, इंडिका पुस्तक के लेखक मेगास्थनीज। 23 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इंडिका पुस्तक के लेखक मेगास्थनीज हैं। अब 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई। बताइए 24 नंबर, भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई चेन्नई की, मुंबई की, कोलकाता की, दिल्ली? 24 नंबर क्वेश्चन, कौन सा जवाब सही होगा? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, सबसे पहला नगर निगम की स्थापना चेन्नई में हुआ था। 24 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना चेन्नई में। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन, संघ सरकार का उदाहरण है। जल्दी जल्दी से आप लोग बताते चलिए, जल्दी जल्दी से, सुपर फास्ट एकदम। संघ सरकार का उदाहरण कौन है? अमेरिका की, चीन की, ब्रिटेन की? कोई नहीं। संघ सरकार का उदाहरण कहाँ में है? तो अमेरिका है। ठीक है, 25 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। संघ सरकार का उदाहरण अमेरिका हो जाएगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन, 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य से हुआ?
काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य से हुआ? चिपको आंदोलन से एक क्वेश्चन हर हाल में पूछा जाता है। चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य में हुआ था? बताइए। 26 नंबर क्वेश्चन, कौन सा जवाब सही होगा? तो पहले से भी आपको पता है कि उत्तराखंड से शुरू हुआ था, सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में चिपको आंदोलन। ठीक है, चिपको आंदोलन का प्रारंभ उत्तराखंड में हुआ था। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है। नर्मदा बचाओ आंदोलन किस चीज से संबंधित है? जल्दी से बताइए। 27 नंबर क्वेश्चन, शिक्षा से है कि भ्रमण से है कि उर्वरक से है कि पर्यावरण से है? तो जाहिर सी बात है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन पर्यावरण से संबंधित होगा। 27 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। नर्मदा बचाओ आंदोलन पर्यावरण से संबंधित है। अब 28 नंबर क्वेश्चन, सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ? यह वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ? 28 नंबर क्वेश्चन। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो 2005 ईस्वी में। आप लोग ध्यान रखिएगा, सूचना का अधिकार कानून आज से 15 वर्ष पहले यानी कि 2005 ईस्वी में लागू हुआ था। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? काफी आसान क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण किए थे। ठीक है, 29 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण के ही नेतृत्व में संपूर्ण क्रांति हुआ था बिहार में, ध्यान रखिएगा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन, निम्न को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। बताइए इसमें से प्राथमिक क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? तो आप लोग बताइए जल्दी से नीचे कि प्राथमिक क्षेत्र में कौन आता है। तो प्राथमिक क्षेत्र में कौन आता है? मछली पालन हो जाएगा। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। मछली पालन प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? 31 नंबर क्वेश्चन, कौन सा जवाब सही होगा? योजना आयोग का अध्यक्ष, तो ध्यान रखिएगा, योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर होता है। 31 का बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन, भारत में वित्तीय वर्ष होता है। भारत में वित्तीय वर्ष कितने तारीख से लेकर के कितने तारीख के बीच के समय को वित्तीय वर्ष कहा जाता है? बताइए जल्दी से। तो आपको हम पहले भी बता चुके हैं, 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक के समय को भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। 32 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के समय को वित्तीय वर्ष कहते हैं भारत में, ध्यान रखिएगा। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया था? 33 नंबर क्वेश्चन, दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया था? 33 नंबर क्वेश्चन, कौन सा जवाब सही होगा? तो ध्यान रखिएगा 1868 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। कितने ईस्वी में? 1868 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मुद्रा के कार्य हैं। जल्दी से बताइए मुद्रा के कार्य क्या क्या होते हैं? 34 नंबर क्वेश्चन। तो आप लोग देखिए यहाँ पर कि मुद्रा के क्या क्या कार्य हो सकते हैं। तो मुद्रा का कार्य मापन भी होता है, संचय भी होता है, भुगतान भी होता है, यानी कि डी नंबर ऑप्शन इनमें से सभी सही हो जाएगा। मुद्रा के कार्य क्या होता है? तीनों होता है, मापन, संचय और भुगतान तीनों होता है। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? काफी आसान क्वेश्चन है, बहुत बार हम आपको बता चुके हैं। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा, भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई को कहा जाता है। 35 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगर ऐसे आपसे सिंपल तरीके से पूछा जाता है कि भारत की राजधानी कहाँ है, तो अभी सभी लोग जानते हैं कि नई दिल्ली है, लेकिन वित्तीय राजधानी मुंबई हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन, कौन बीमारू राज्य नहीं है? देखिए यहाँ पर नहीं लगा हुआ है कि कौन बीमारू राज्य नहीं है। तो कौन सा बीमारू राज्य नहीं है? बिहार बीमारू राज्य है, उड़ीसा भी बीमारू राज्य है, मध्य प्रदेश भी है, तो बीमारू राज्य कर्नाटक नहीं है। 36 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि बीमारू राज्य कौन नहीं है, तो कर्नाटक हो जाएगा। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन से हम लोग देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है? इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है? तो देखिए फोर्ड मोटर्स या तो बहुराष्ट्रीय कंपनी है, सैमसंग हो गया, यह भी बहुराष्ट्रीय कंपनी है, कोका कोला यह भी है, लेकिन यहाँ पर संतोष जो कंपनी है या किसी प्रकार की कोई कंपनी नहीं है, बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है। अगर ठीक है, अगर मान लिया कि संतोष कोई कंपनी भी है लेकिन यह बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है, ऐसे ही छोटा मोटा कोई कंपनी है। चलिए अब बताइए 38 नंबर क्वेश्चन, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 38 नंबर क्वेश्चन, जल्दी से बताइए। 38 नंबर क्वेश्चन, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर 38 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। 1986 ईस्वी में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा हुआ था भारत में। ठीक है, भारत में 1986 ईस्वी में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा हुई थी। चलिए अब 39 नंबर क्वेश्चन, महासागर के तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है? बताइए। महासागर के सबसे निचले भाग में, जिसको तलहटी भी बोलते हैं, तो महासागर के तलहटी में जो कंपन होता है उस कंपन को किस नाम से जाना जाता है? तो आपको हम बता चुके हैं कि उस कंपन को सुनामी कहते हैं। ठीक है, उस कंपन को क्या बोलते हैं? सुनामी बोलते हैं। यहाँ पर 39 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। महासागर के तली पर होने वाले कंपन को सुनामी बोला जाता है।
चलिए 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है। 40 नंबर क्वेश्चन, जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है, तो ध्यान रखिएगा इंफ्रारेड कैमरा की मदद लिया जाता है। मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए इंफ्रारेड कैमरा का उपयोग करते हैं। चलिए अब 41 नंबर क्वेश्चन हम आपको बताए हैं कुछ ही दिन पहले, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। 41 नंबर क्वेश्चन, कौन सा जवाब सही होगा। तो आपको हम बताए थे कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था। 41 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई, 42 नंबर क्वेश्चन, कौन सा जवाब सही होगा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 ईस्वी में हुआ था। 42 का यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, फ्रैंकफर्ट की संधि ध्यान रखिएगा 1871 ईस्वी में। 42 नंबर क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही होगा। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन, बोल्शेविक क्रांति कब हुई, बताइए। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी, बताइए जल्दी से। 43 नंबर क्वेश्चन नीचे लाइव चैट में बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, नवंबर 1917 ईस्वी, 7 नवंबर 1917, 7 नवंबर को बोल्शेविक क्रांति हुआ था शायद। 7 नवंबर 1917 ईस्वी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नवंबर 1917 की क्रांति इसको बोलते हैं। चलिए अब 44 नंबर क्वेश्चन, लाल सेना का गठन किसने किया, बताइए। 44 नंबर, लाल सेना का गठन किसने किया था। काफी आसान क्वेश्चन है, पहले भी हम आपको बताए हैं कि लाल सेना का गठन ट्रोटस्की ने किया था। 44 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा, लाल सेना का गठन ट्रोटस्की ने किया था। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चंपारण विद्रोह कब हुआ था, बताइए। 45 नंबर, चंपारण विद्रोह कब हुआ था। 45 नंबर क्वेश्चन, कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ध्यान रखिएगा, चंपारण विद्रोह कब हुआ था, 1917 ईस्वी में हुआ था। 1917 ईस्वी में चंपारण विद्रोह हुआ था, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलिए 46 नंबर क्वेश्चन बताइए, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था। 46 नंबर क्वेश्चन, कौन सा ऑप्शन सही होगा। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार, तो ध्यान रखिएगा स्पिनिंग जेनी का आविष्कार 1765 ईस्वी में हुआ था। 1765 ईस्वी में स्पिनिंग जेनी का आविष्कार हुआ था। यह वाला क्वेश्चन भी अधिकांश बार पूछा जाता है। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन काफी आसान है, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया, बताइए। 47 नंबर, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था। तो काफी आसान है, आप सभी लोग जानते होंगे कि सेफ्टी लैंप का आविष्कार हेम्फ्री डेवी ने किया था। तो हेम्फ्री डेवी, सिर्फ यहाँ पर डेवी लिखा हुआ है, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। सेफ्टी लैंप का आविष्कार हेम्फ्री डेवी ने किया था, पूरा नाम हेम्फ्री डेवी है, यहाँ पर सिर्फ डेवी लिखा हुआ है, आप लोग डी नंबर ऑप्शन ही मारिएगा। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चीन में क्रांति कब हुई थी, बताइए। 48 नंबर क्वेश्चन, चीन में क्रांति कब हुई थी। तो ध्यान रखिएगा 1949 ईस्वी में चीन में क्रांति हुई थी। 1949 ईस्वी में चीन में क्रांति हुई थी, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। चलिए अब 49 नंबर क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया। महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया। तो पहले भी आप सभी लोग पढ़े होंगे कि यंग इंडिया नामक पत्र का संपादन किसने किया था, महात्मा गांधी ने। तो उसी क्वेश्चन को उलटा गया है यहाँ पर कि महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया, तो यंग इंडिया नामक पत्र का संपादन किया था। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन, सबसे पहले विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर करके सामने आया, बताइए। सबसे पहले विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर करके सामने आया। तो जाहिर सी बात है, आप सभी लोग पढ़े होंगे कि अलेक्जेंड्रिया सबसे पहले विश्व बाजार के रूप में उभर करके सामने आया था। 50 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। सबसे पहले अलेक्जेंड्रिया ही था जो कि विश्व बाजार के रूप में उभर करके आया था। 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मरुस्थलीय मुद्रा का विस्तार निम्न में कहाँ है। मुद्रा नहीं बल्कि यहाँ पर मृदा हो जाएगा। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है। तो आप सभी लोग जानते होंगे कि सबसे अधिक मरुस्थल कहाँ में है, राजस्थान में है, इसलिए मरुस्थलीय मृदा का विस्तार भी सबसे अधिक राजस्थान में ही है। 51 का बी नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन बताइए, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। 52 नंबर क्वेश्चन, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। तो बताइए 52 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ध्यान रखिएगा सोपानी कृषि उत्तराखंड में प्रचलित है। सोपानी कृषि कहाँ प्रचलित है, तो उत्तराखंड में, ध्यान रखिएगा। अब चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, जूट किस जलवायु का पौधा है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जूट किस जलवायु का पौधा है, बताइए जल्दी से। 53 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, जूट जो होता है वह उष्ण और आर्द्र दोनों प्रकार के जलवायु में होते हैं। उष्ण जलवायु में भी होता है और उसके अलावा फिर आर्द्र जलवायु में भी होता है। तो ध्यान रखिएगा उष्ण और आर्द्र जलवायु, यानी कि सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस फसल की उत्तम किस्म, बताइए। अरेबिका
किस फसल की उत्तम किस्म है? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, कहवा की, जिसको कॉफी बोलते हैं, कॉफी की उत्तम किस्म है कौन? अरेबिका। चलिए अब 55 नंबर क्वेश्चन बताइए। ऊपर भी हम आपको बता चुके हैं कि भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था। तो ऊपर में हम आपको बता चुके हैं कि मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था। भोपाल गैस त्रासदी में मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था। दोबारा रिपीट क्वेश्चन है। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कौन सा उद्योग दूरभाष कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्मित करता है? जल्दी से बताइए 56 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कौन सा उद्योग दूरभाष कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्मित करता है? दूरभाष कंप्यूटर आदि संयंत्र जो होता है वह कौन सा उद्योग निर्मित करता है? तो जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रॉनिक उद्योग निर्मित करेगा। 56 का यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में अवस्थित है? 57 नंबर क्वेश्चन, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में अवस्थित है? 57 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना भागलपुर में है। 57 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना भागलपुर में है। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में स्थापित है? कांटी तापीय विद्युत परियोजना, ऊपर में हम आपको बताया कि कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना भागलपुर में है, और यहाँ पर 58 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कांटी विद्युत तापीय परियोजना कहाँ है? तो ध्यान रखिएगा, कांटी हो जाएगा मुजफ्फरपुर और कहलगांव हो जाएगा भागलपुर। तो कंफ्यूज नहीं होना है, कहलगांव भागलपुर कांटी तो हो जाएगा मुजफ्फरपुर। अब चलिए 58 के बाद 59 नंबर क्वेश्चन। 59 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? फिर से यह रिपीट क्वेश्चन है। उच्चावच प्रदर्शन के लिए हेस्यूर विधि का विकास किसने किया था? उच्चावच प्रदर्शन के लिए हेस्यूर विधि का विकास तो लेहमान ने किया था। 59 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, हम आपको बता चुके हैं। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पर्वतीय छायांकन विधि में भू आकृतियों पर कौन से दिशा से प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है? बताइए, पर्वतीय छायांकन विधि से भू आकृतियों पर कौन से दिशा से, किस दिशा से प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है? 60 नंबर क्वेश्चन कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, उत्तर पश्चिम दिशा से। ठीक है, 60 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, उत्तर पश्चिम दिशा से। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पर कहा जा रहा है कि यहाँ पर कुछ कथन दिया गया है जिस पर आपको विचार करना है। तो क्या विचार करना है, चलिए हम लोग देखते हैं। तो पहला नंबर है कि जहाँ सामाजिक अंतर एक दूसरे से टकराते हो वहाँ सामाजिक विभाजन होता है। सामाजिक अंतर एक दूसरे से टकराते हो वहाँ सामाजिक विभाजन होता है, पहला कथन है। दूसरा कथन है कि यह संभव है कि एक व्यक्ति की कई पहचान हो सकती है, और उसके बाद कह रहा है कि सिर्फ भारत जैसे बड़े देशों में सामाजिक विभाजन होते हैं। तो पूछा जा रहा है कि इन कथनों में कौन सा कथन सही है? 1, 2 और 3 में कौन सा कथन सही है? 61 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है। तो बताइए 61 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो देखिए, जाहिर सी बात है कि जहां सामाजिक अंतर एक दूसरे से टकराते हो वहां सामाजिक विभाजन हो जाएगा। यह बात बिल्कुल सही है। और यह भी संभव है कि एक व्यक्ति की कई पहचान हो सकती है। 61 का यानी कि पहला नंबर कथन और दूसरा नंबर कथन दोनों सही है, यानी कि बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि 1 और बी दोनों। 61 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? बताइए, निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? 62 नंबर क्वेश्चन कौन सा जवाब सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, जेड गुड्डी हो जाएगा। जेड गुड्डी ही एक पहले ऐसे व्यक्ति थे जो लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे। 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सूचना के अधिकार संबंधी कानून कब बना? यह वाला भी रिपीट क्वेश्चन है, सूचना के अधिकार संबंधी कानून कब बना? जल्दी से बता दीजिए। तो 2005 ईस्वी में। 63 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन जो बना है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? बताइए 64 नंबर क्वेश्चन। तो जाहिर सी बात है, लोकतंत्र की स्थापना करना। जिस प्रकार से भारत में लोकतंत्र है, नेपाल में उसी प्रकार का लोकतंत्र स्थापना करना। इसके लिए ही नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य रखा गया है। ध्यान रखिएगा, 64 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे? भारतीय किसान यूनियन के नेता कौन थे? तो बहुत बार हम आपको बता चुके हैं, महेंद्र सिंह टिकैत हो जाएंगे भारतीय किसान यूनियन के नेता, महेंद्र सिंह टिकैत। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित किस प्रांत से शुरू किया गया? ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित किस प्रांत से शुरू किया गया? कौन से राज्य से ताड़ी विरोधी आंदोलन शुरू हुआ था? तो आंध्र प्रदेश से हुआ था, हम आपको पहले भी बता चुके हैं। तो 66 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन, बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? यहाँ पर बिहार की बात पूछा जा रहा है कि बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो ध्यान रखिएगा, बिहार में पंचायती राज संस्था में महिलाओं के लिए 50% सीट आरक्षित है। 67 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा।
चलिए 68 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। अभी अभी हम आपको ऊपर में बताए भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, तो सिर्फ पंचायती राज व्यवस्था में। 68 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन, पंचायती राज व्यवस्था में ही महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, बताइए जल्दी से। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। 69 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है, भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है, तो ध्यान रखिएगा भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। अब प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कहने का मतलब हम आपको थोड़ा शॉर्ट में बताते हैं, ध्यान से समझिएगा। जहां जनता खुद शासन करती है, जनता खुद शासन करती है, उसको प्रत्यक्ष लोकतंत्र। और जहां जनता अपना एक नेता चुनती है और जनता के हित में जितने सारे भी फैसले लेने होते हैं, बड़े बड़े फैसले सारे उसी नेता लेता है जो कि जनता उसे चुन करके भेजता है, तो उसको यहाँ पर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र बोलते हैं। और जो जनता खुद शासन करती है उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो 70 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, 70 का बी नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहाँ है, तो जाहिर सी बात है भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, 71 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब 72 नंबर क्वेश्चन, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था, बताइए 72 नंबर क्वेश्चन कौन सा जवाब सही होगा, तो ध्यान रखिएगा 15 मार्च 1950 ईस्वी को भारत में योजना आयोग का गठन किया गया था, 15 मार्च 1950 ईस्वी, आप लोग ईस्वी सन को ध्यान रखिएगा। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन, भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई, भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई, 73 नंबर क्वेश्चन कौन सा जवाब सही होगा, तो ध्यान रखिएगा 1986 ईस्वी में भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा हुई थी। शायद रिपीट क्वेश्चन है, हम आपको ऊपर में भी बता चुके हैं, भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा 1986 ईस्वी में। 74 नंबर क्वेश्चन, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, जल्दी से बताइए नीचे कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। देखते हैं कितने सारे स्टूडेंट का सही जवाब आता है, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा 74 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा, 15 मार्च को। उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। अब 75 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में आर्थिक सुधार कब प्रारंभ हुआ, भारत में आर्थिक सुधार कब प्रारंभ हुआ, 75 नंबर क्वेश्चन कौन सा जवाब सही होगा, तो ध्यान रखिएगा 1991 ईस्वी से भारत में आर्थिक सुधार प्रारंभ हो गया था। ध्यान रखिएगा 75 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा, भारत में आर्थिक सुधार 1991 ईस्वी से। अब बताइए 76 नंबर, बाजार व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग कौन है, 76 नंबर, बाजार व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग कौन है, तो ध्यान रखिएगा उपभोग बाजार व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग है, 76 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा, बाजार व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग उपभोग हो जाएगा। चलिए अब कुल 4 क्वेश्चन और शेष बच गए हैं, हम लोग देख लेंगे। कुल 80 क्वेश्चन सोशल साइंस में पूछे जाएंगे आप सभी लोगों के एग्जाम में, तो 80 क्वेश्चन का हम रिवीजन आपको यहाँ पर करवा रहे हैं। 77 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा गया है, भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा गया है, तो आप सभी लोग जानते होंगे कि 4 भागों में सेवा क्षेत्र को बांटा गया है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र और चतुर्थक क्षेत्र। ठीक है, 77 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलिए 78 नंबर, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है, प्राकृतिक आपदा कौन है, तो देखिए आग लगना यह प्राकृतिक आपदा नहीं है, बम विस्फोट यह भी प्राकृतिक आपदा नहीं है, मानव जनित आपदा है, रासायनिक दुर्घटना भी मानव जनित आपदा है, लेकिन भूकंप यहाँ पर प्राकृतिक आपदा हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही होगा। अब चलिए 79 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस देश को भूकंपों एवं ज्वालामुखियों का देश कहा जाता है, भूकंपों एवं ज्वालामुखियों का देश किस देश को कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा जापान को यहाँ पर भूकंपों एवं ज्वालामुखियों का देश कहा जाता है। कौन सा ऑप्शन सही होगा, 79 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब 80 और सबसे लास्ट क्वेश्चन, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है, बहुत बार हम आपको बता चुके हैं कि नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है, तो इसका होता है कि नदी के तली में अवसाद का जम जाना। ठीक है, नदी के तलहटी में अवसाद जब जम जाता है, अवसाद का जब परत बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता है, उससे नदी का जल स्तर ऊपर आ जाता है और तभी बाढ़ की समस्या बनती है। तो नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या हो जाएगा कि नदी के तली में अवसाद का जमना, 80 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए कुल यही 80 क्वेश्चन था आज के इस सेशन में।
जो कि हम आपको बताए सोशल साइंस सब्जेक्ट में काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर थे, चुनिंदा क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। ठीक है, इसी लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऐसा नहीं है कि कोई ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। जिस लेवल का क्वेश्चन यहाँ पर हम आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं, सेम इसी लेवल का क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछा जाएगा। तो बिंदास होकर के आप लोग अच्छे तरीके से तैयारी करिए, बहुत कम समय बच गया है अब। तो हमारी शुभकामनाएं आप सभी लोगों के साथ है, बेहतर से बेहतर रिजल्ट लाइए आप सभी लोग। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को यह क्लास बेहद पसंद आया होगा, शानदार तरीके से आप लोग क्लास किए हैं। तो जल्दी से आप सभी लोग इसे लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कर दीजिए। और जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे जितने सारे भी क्लास चले इस चैनल पर सभी का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहे। तो चलिए, फिर मिलेंगे हम आपसे अगले क्लास में कुछ इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो के साथ, महत्वपूर्ण क्लास के साथ, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो चलिए, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।